नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि जम्मू कश्मीर की जनता को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि धारा 370 और 35A को जब यहाँ संशोधित कर दिया गया था तो उसके बाद भी गृह मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो जारी किया गया था कि बहुत ही जल्द इसे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश से बदलकर इसे राज्य का दर्जा देना बहुत जरूरी था। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यहां पर रखा गया कि जब तक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर विकास होगा। लेकिन अब यहां आम जनता भी मांग करती हुई दिख रही है कि केंद्र शासित प्रदेश को हटाकर राज्य का दर्जा दिया जाए। चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त कश्मीर का ही। कश्मीर में आम जनता क्या कुछ सोचती है उसी पर प्रतिक्रिया आज ली है यहाँ पर सनम एजाज ने। सनम एजाज का क्या कुछ कहना है जरा देख लीजिए। 4 अगस्त की तारीख को जब जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा फैसला लिया गया था तो उस फैसले में यह भी बताया गया था कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगी। और कल मरकजी वजीर ने एक बार फिर अमित शाह ने बताया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दी जाएगी। लेकिन कश्मीर की सियासी जमातें इस पे अपना रद्द-ए-अमल जो दे रही हैं उसमें पॉजिटिवनेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है और सबका यही कहना है कि हमारे जो कुछ लिया गया है वो वापस मिलेगा तो बात बनेगी। खाली खोली उनके बकौल स्टेटहुड को क्या करना है। मोहम्मद सुल्तान कश्मीर के जाने माने सियासतदान हैं, कश्मीर की तारीख पर नजर रखें और मोहम्मद सुल्तान से हम जानेंगे कि आपकी सुल्तानी में आपने तब कहा था डाका पड़ा है, अब क्या अमित शाह के इस बयान पे आपका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल इन पर कोई भरोसा नहीं हो रहा है। इन्होंने जब से 5 अगस्त से सिर्फ धोखाबाजी हमारे साथ की है। स्टेटहुड एक बात है, बाकी 370 35A और बाकी इन्होंने हाथ जो डाला है हम हाथ डालने नहीं देंगे। अगर इनको अमन शांति रखनी है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये कॉलोनियल एटीट्यूड नहीं चलेगा। वो ज़माना गया, ये थोड़ी ब्रिटिश कॉलोनी है। आखिर देश में बाकी स्टेट्स भी हैं, ये गदर क्यों हमारे साथ हो रहे? बात करने को तो चाइना का एजेंट, बात करो तो पाकिस्तानी एजेंट, फेवर में रहो तो गाली गलौज खाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इनका जो वतीरा है बहुत ख़राब है और लोग भी टोटल नाराज़ है। इसका मतलब नहीं कि 5-10 आदमी इनके यहाँ बात करेंगे तो बस एक भी इनके साथ नहीं है यहाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब। सुल्तान पिछली बार इनका कहना था कि उनकी सुल्तानी में डाका पड़ा है, लेकिन साफ जाहिर है कश्मीर में आम लोग ये भी कहते हैं जब नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में स्पेशल कवानीन है, स्टेटहुड है, उनकी स्पेशल प्रोविजंस है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? क्यों कह रहा है? यहाँ पे इल्ज़ाम ये लगा जाए कि पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर को, ख़ास तौर पे कश्मीर को निशाना बनाया जा रहा है। और अब यहाँ की सियासी जमातें कह रही कि एक हो चुके हैं और एक हो के वो अपने मामलात दिल्ली के साथ निपटाएंगे। वो अलग बात है कि कुछ आज भी अलग अलग बोली बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अक्सरियत यही कहती है कि कश्मीर का मामला और कश्मीर जो कभी ताज था, उस ताज की सर पे जो पगड़ी थी उसको उछालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिरदौस अहमद के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। तो आपने देखा कि सनम एजाज का क्या कुछ कहना था। आम जनता कश्मीर के अंदर कह रही है कि स्टेटहुड का दर्जा उन्हें नहीं चाहिए, वो धारा 370 और 35A को यहां बहाल करना चाहती है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि केंद्र सरकार अगर स्टेटहुड का दर्जा वापस देती है तो किस तरह से काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, क्योंकि आम जनता धारा 370 और 35A को लेकर बात करती हुई नजर आई। जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि 5 अगस्त को जब ये फैसला लिया गया था उस वक्त ये ऐतिहासिक फैसला, अहम फैसला था। लेकिन आज भी आम जनता को समझने की जरूरत है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया और ये फैसला विकास की राह पर किस तरह से काम कर सकता है। लेकिन कश्मीर की जनता ये चाहती है कि धारा 370 और 35A को बहाल किया जाए। तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर इस पर किस तरह से काम होगा। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल आज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि 8 महीने के बाद आज यहां संडे मार्केट जो है वो खोली गई है। लोगों को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर काम करने की कोशिश की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट हमें इरफान दे रहे हैं, देखिए। कोरोना वायरस के मामलात और उन्हीं मामलात को लेकर देखा जाए तो पूरे कश्मीर में लॉकडाउन भी था और लॉकडाउन के साथ साथ हमने देखा कि कई सारे फेजेस नजर आए, मगर बात रही संडे मार्केट को लेकर जो मुकम्मल तौर पे बंद रहा। मगर आज हम कह सकते हैं कि काफी टाइम के बाद संडे मार्केट, लाल चौक की जो चहल पहल है वो देखने को मिल रही है।
लोगों की तादाद भी खूब है और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि जो वेंडर्स कई टाइम से मुतासिर हो चुके हैं उनके चेहरे में खुशी दिखाई दे रही है। उनका मानना है कि रोजगार के साथ साथ यहाँ संडे मार्केट की चहल पहल खूब है, मगर एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल। चलिए, तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल बने हुए हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर हम याद कराना चाहें कि कोविड-19 की वजह से ही ये काम पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी था, जो मार्केट के अंदर, बाजारों के अंदर नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से सारे मार्केट्स को बंद कर दिया गया। लेकिन आज अगर मार्केट को खोला गया है तो जाहिर तौर पर लोगों को भी प्रशासन का सहयोग करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल भी हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से जो बड़ा बयान जारी किया गया है, उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पूरी जानकारी देख लीजिए। होम मिनिस्टर अमित शाह का ताजा बयान, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को रेस्टोर किए जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर का वादा भी याद दिलाया। दरअसल होम मिनिस्टर एक टेलीविजन चैनल के साथ खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादा किया कि वक्त आने पर स्टेटहुड की वापसी की जाएगी। अमित शाह ने इस बात को क्लियर किया कि आइंदा कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में विकास जो है बेहतर तरीके और बेहतर ऊंचाई की ओर लिया जाएगा। उनका इशारा साफ था कि जम्मू कश्मीर में बीते सालों में जो अवामी सरकार या पॉपुलर गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन्होंने शायद ज्यादा विकास की ओर तवज्जो नहीं दी, लिहाजा उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन बताया कि आइंदा कुछ महीनों के बाद हो सकता है स्टेटहुड को वापस रेस्टोर किया जाएगा। स्टेटहुड की वापसी और उसके बाद धारा 370, 35 से अलग अलग विषय मुद्दे हैं। तीनों मुद्दों को जब हम जोड़ते हैं तो जम्मू कश्मीर के अवाम को दरअसल 2019 4 अगस्त की बदलती तस्वीर को पूरा होने के बाद तकरीबन 14 से 15 महीने गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। अब होम मिनिस्टर के बयान के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और गुपकार सिग्नेटरीज इस बयान को किस तरह से लेते हैं, उनके बयान के और इस रिएक्शन में वो क्या कुछ कहते हैं, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन उससे कबल आपको अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इंडिविजुअल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंडिविजुअल बयान जो हैं वो कुछ दिन पहले ही आ चुके थे, जब 370, 35 की वापसी के बारे में उनसे कई सवालात पूछे गए थे। पीडीपी का मानना है कि 35 से 370 की वापसी तक स्टेटहुड का कोई मतलब नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपना ट्वीट करते हुए कहा था कि एक जिस्म के अंग काट कर उसको अलग किया जाएगा, उसके बाद जिस्म वापस किया जाएगा। ये वैसा ही मामला है जैसे आप 35 और 370 के बगैर स्टेटहुड की वापसी देखते हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, कांग्रेस पार्टी भी इस बात पर जोर देती है कि स्टेटहुड की वापसी वक्त की अहम तरीन जरूरत है। हालांकि अपनी पार्टी ने पहले ही क्लियर किया था कि स्टेटहुड की वापसी के लिए वो लड़ेंगे। इससे कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 35 और 370 को वापस उसी शेप में, उसी साइज में लाना होगा जो कि 2019 4 अगस्त की तस्वीर थी। देखना होगा कि गृह मंत्री के स्टेटमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल किस तरह से बयानबाजी जारी कर सकती है। लेकिन बयानबाजी से कबल गुपकार डिक्लेरेशन में सिग्नेटरीज जो हैं, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक इत्तेहाद कायम किया हुआ है, और इस इत्तेहाद का बयान किस तरह से सामने आता है और उससे आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल किस तरह से तब्दील होगी, इसके लिए हमें होगा करना इंतजार। लेकिन स्टेटहुड की वापसी के साथ शायद एक तबके को होम मिनिस्टर ने एड्रेस तो जरूर किया, और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की डिमांड थी स्टेटहुड की, अपनी पार्टी की भी डिमांड थी, कांग्रेस की भी डिमांड थी। लेकिन ये देखना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को किस तरह से लेता है। तो आपने देखा कि तजम्मुल का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की अगर हम बात करें तो ज्यादातर सियासी गतिविधियां जो है वो देखी जा रही हैं। लेकिन धारा 370 और 35 को जब से यहाँ संशोधित किया गया था, उसके बाद अब यहाँ पहली बार चुनाव जो है वो पंचायती चुनाव कराए जाएंगे। हर बार पंचायती चुनावों को टाला गया है आतंकी गतिविधियां और उनकी धमकी को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन इस बार चुनाव जो है वो करवाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि केंद्र सरकार की तरफ से,
केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से अब बड़ा बयान जहां जारी कर दिया गया है कि किस तरह से स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं वो भी अब स्टेटहुड के दर्जे की मांग करती हुई नजर आ रही हैं। अपनी पार्टी ने तो सबसे पहले ये स्टैंड सामने रखा था कि स्टेटहुड का दर्जा होना चाहिए, लेकिन आम जनता ये चाहती है कि धारा 370 और 35A को बहाल किया जाए और सियासी पार्टियां ये चाहती हैं कि यहां पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। तो अब देखना यह है कि जब सियासी गतिविधियां शुरू होती हैं तो आम जनता की सोच लेकर सियासी गतिविधियों में उतरती हैं ये पार्टियां या फिर इसी मुद्दे को अपना जो बड़ा एक मुद्दा है वो बनाएंगी। चलिए अब पट्टन का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राही निसार भी पट्टन पहुंचे हुए हैं और एसओपीज का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर धज्जियां उड़ रही हैं। रिपोर्ट देख लीजिए राही की। कोविड-19 यानी कि कोविड की जो महामारी अभी चल रही है, बिल्कुल अभी तो वो जारी है। अगर हम रोज़ाना देखते हैं तो शाम को यहाँ पे 600 तो 700 केसेस तो आ ही जाते हैं। साथ साथ में अगर हम यहाँ पट्टन की बात करें, बिल्कुल कल शाम यहाँ पे कोविड की वजह से एक की डेथ भी हुई। वहीं पे अगर हम सरकारी इन जो भी यहाँ पे फंक्शंस होते हैं उनकी बात करें, शायद उनको लगता है कि कोविड महामारी चली गई है, क्योंकि जो ही सरकारी फंक्शनों का हाल हम देखते हैं वहाँ तो एसओपीज़ का कहीं पे नाम ही नहीं है। और ख़ास करके जो ये फंक्शन यहाँ पे हो रही है इनमें तो छोटे छोटे बच्चे भी साथ होते हैं, उनको तो मास्क कहाँ, एसओपीज़ कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। तो आपने देखा कि राही का क्या कुछ कहना था, किस तरह से धज्जियां जो है वो यहाँ पर पट्टन इलाके के अंदर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। बार बार लोगों को समझाने की कोशिश तो की जा रही है, जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम जनता जो है वो समझने का नाम नहीं ले रही। आखिर किस वजह से आम जनता इस पर सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जाते जाते एक संदेश जरूर यहाँ पर आम जनता के लिए छोड़ना चाहेंगे कि अगर आप एसओपीज का पालन करते हैं तो वो आप अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से भी अशरफ डार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज टूर्नामेंट के हवाले से भी खबर निकलकर सामने आई है, यानी कि खेलकूद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या पूरी रिपोर्ट है, देख लीजिए। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जो डिसेबल पर्सनस है, जिनको अब स्पेशल डिसेबल पर्सनस के नाम से भी जाना जाता है, तो आज बड़गाम में जो है समर यहाँ पर एक टूर्नामेंट जो है यहाँ पर वैली समर टूर्नामेंट यहाँ पर इनाकाद किया जा रहा है, जिसका व्हील चेयर एसोसिएशन की तरफ से ये मुनक़द किया जा रहा है। तो इसमें जो है जो भी हैंडीकैप्ड जो पर्सनस है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। करीबन 3 टीमों पर ये टूर्नामेंट रहेगा, 2 दिन में ही चलेगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस टाइम जो है ये प्रेसिडेंट है, ये जो व्हील चेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मकसद से ये जो प्रोग्राम यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट इनाकाद किया जा रहा है, तो इसका क्या मकसद है। जी जनाब, ये बताइए क्या कुछ मकसद है इस टूर्नामेंट को इनाकाद करने का। एक्चुअली इस टूर्नामेंट को अभी इनेकाद करने का हमारा ये मकसद है कि फिज़िकली चैलेंजड लोग जो है यहाँ पर तरह तरह की मुश्किलों से दरपेश है, बहुत सारी मुश्किलें उन्हें फेस आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ है, हम अगर अपने डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में देखें तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले बड़ी बात, जहाँ पे भी जाते हैं बोहरी की तरह उठा के 4 आदमी व्हील चेयर पकड़ के हमें अंदर ले जाते हैं। एक अपनी जगह पे हर किसी की एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, उससे धक्का लगता है उन चीज़ों को। और दूसरी बात, यहाँ पर इनका जो अभी यहाँ पे ये सब लोग आए हैं, आप इनके अंदर देखेंगे इनके अंदर कितना भरोसा है अपने ऊपर, कितना कॉन्फिडेंस है इन प्लेयर्स को, और इन सबको हुकाम की नज़र में लाने के लिए, ताकि हुकाम इनकी मुश्किलातों पर ध्यान दे और इनकी मुश्किलों को हल कर सके। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि हमारा फूड एंड सप्लाईज है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें रिजर्वेशन होती है रेलवे डिपार्टमेंट में, उसमें जो है हमें राउंड सील रिक्वायर होती है, जो उन्होंने रिजर्वेशन का अपना ये प्रोसीजर रखा हुआ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में किसी भी डॉक्टर साहिबान के पास या डॉक्टर साहब के पास ऐसी सील बिल्कुल भी नहीं है। इसके रिगार्डिंग हमने सीएमओ साहब से बात की थी, बहुत बार हमने मीटिंग्स की थी, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई अमल नहीं हो पाया। चलिए अब रुख कर लेते हैं त्राल का, क्योंकि त्राल के अंदर भी आज सीआरपीएफ की पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है आतंकवादियों की तरफ से, और उस पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें हमारे एक जवान के घायल होने की खबर जो है वो सामने आई थी। लेकिन फिलहाल उनकी हालत यहां स्थिर बनी हुई है, लेकिन आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती हुई दिख रही हैं। फिदा हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में संदिग्धों ने एक ग्रेनेड हमला किया, और इस ग्रेनेड में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ जो है उनको मामूली चोटें आई और उनको
ज़ख्मी हालात में अस्पताल ले जाया गया। हालांकि ग्रेनेड फटने के साथ ही वहां पर जो लोग थे वो अपने आप को बचाने के लिए महफूज स्थानों पर जाने लगे। उसके फ़ौरन बाद उस इलाके को कॉर्डन में ले लिया और संदिग्धों की तलाश जो है वो शुरू की गई है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन त्राल में भी एक मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है अभी तक उस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये दक्षिण कश्मीर का ज़िला पुलवामा का त्राल इलाका है और त्राल इलाके के हवाले से मैं आपको यही बता दूं कि अक्सर त्राल के इस बस स्टैंड में कहीं न कहीं पर ग्रेनेड हमले होते ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस उन संदिग्धों को जल्द ही सलाखों के पीछे भी डालती है। और आज ये देखना होगा कि क्या इस मामले में कितने लोग होंगे, क्या उनकी गिरफ्तारी जल्द होती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। JK 24/7 के लिए मैं फिदा हुसैन। तो आपने देखा कि फिदा का क्या कुछ कहना था, किस तरह से ये लोग यहां पर पहुंचते हैं और एक सीआरपीएफ की पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप समझिए कि सुरक्षा बल किस तरह से डटे हुए हैं, मुस्तैद हैं और हर एक चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर इससे पहले भी कई बार नाका पार्टी को अपना निशाना बनाने की कोशिश की गई है आतंकवादियों की तरफ से, लेकिन आतंकवादी हमेशा मौत के घाटी उतारे जाते हैं। चलिए, तो कश्मीर से और भी कई संवाददाता हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ दिखा रहे हैं देख लीजिए। इस वक्त हम पुलडोडा में हैं, जहां पे भदरवा से भी गाड़ियां आती हैं और यहीं पे रुकती हैं, किश्तवाड़ से गाड़ियां आती हैं, यहीं पे रुकती हैं और यहां से जम्मू भी गाड़ियां जाती हैं, कश्मीर भी जाती हैं और डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी ये गाड़ियां आती हैं। मगर एक हैरान करने वाली बात यह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाया गया है, मगर यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कॉम्प्लेक्स बंद होता है और जो पैसेंजर यहाँ पे आते हैं वो खुले आसमान के नीचे उनको बाथरूम जाना पड़ता है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरह की परेशानी आ रही है। सर, क्या नाम है आपका? सर धीरज शर्मा। धीरज जी, किस तरह की परेशानी आ रही है यहाँ पे? सर हमें परेशानी पहले जब लॉकडाउन था तब तो कोई परेशानी नहीं थी, तब बाथरूम प्रॉपरली खुलता था, सारे लोग आते थे जाते थे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहाँ पे बाथरूम बंद रहता है। जो बाथरूम पे क्यों रहता है? जो बाथरूम में कर्मचारी है वो अपना काम करता है, तो वो उसका कोई धंधा है चटाई शटाई का, वो धंधा करता है। तो जब वो आता है 4-5 बजे के बाद या सुबह खोलता है। तो जो यहाँ पे आते हैं पैसेंजर वगैरह वो कहाँ जाते हैं? वो हमको ओपन में, औरतें ज़्यादातर परेशानी औरतों की है। जब औरतें आती हैं वो हमारी शॉप से आगे जाती हैं और खुले में शौच करती हैं और सारे ड्राइवर तबका उनको देखता है। हमें भी घर में कभी आपने म्यूनसिपलिटी के उनके कंसर्न डिपार्टमेंट से बात नहीं की? नहीं, हमने अपने वार्ड मेंबर साहब से इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं। तो उन्होंने टैंकर मंगवाया था, थोड़ी सफाई सफाई करवा ली थी, बाथरूम फिर खुल गया था, मगर बाद में फिर वही हाल हो गया। 2-3 महीने से परेशानी आ रही है, जब से लॉकडाउन खुला है तब से ये बाथरूम बंद है। देखिए, यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह लेते हैं? जब पैसे लेते हैं सर, ये 10 रुपये लेते हैं। हाँ जी, लेकिन ये खोलते हैं सुबह 7 बजे 6 बजे से 7, 8, 9 बजे तक, उसके बाद चले जाते हैं। कहीं आप एजेंट का काम करते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो यहाँ पे आते हैं? परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि लोगों की माएँ बहनें भद्रवा से, किश्तवाड़ से, डोडा से आती हैं, यहाँ पर गुंदों से आती हैं और वो बेचारे यहाँ खुले आम पेशाब करने, टटी करने बेचारी बैठ जाती हैं। हम शर्मसार होकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, फिर हम क्या करें। हमने 12 दफ्तर वालों से भी कहा, NSC वालों से भी, EO साहब से हमने कहा, के चेयरमैन यही रहने वाले हैं, अच्छा मुश्ताक साहब से भी हमने कहा। पुलडोडा में ही वो रहते थे, क्या इस इलाके के लिए कोई तरक्की कुछ भी नहीं हो रही है? सर यहाँ तो बाथरूम के लिए तो कुछ ही नहीं हुआ, बाथरूम तो खुलता ही नहीं है। खुले आसमान के नीचे लोगों को बाथरूम जाना पड़ता है। टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाया गया है, मगर ये शोपीस के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। अंदर जाके हम बात करेंगे जो अंदर यहाँ पे रखे हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये बंद होता है। अगर सरकार ने इस पर पैसा खर्चा है, काफ़ी लाखों पैसे इस पर लगे हैं, कि आखिर ये बंद क्यों होता है? लोगों की डिमांड है कि खुलना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? जी, क्यों बंद रखते हैं आप ये कम्प्लेक्स? हमारा नहीं, तनख्वाह मिलते हैं, इसमें कोई काम हम जो करते हैं तो वो हमको भेजा जो काम करो, मतलब जो है वो सोनू नाम का लड़का है, वो टॉयलेट में है। कितने पैसे लेते हैं जो यहाँ पे टॉयलेट करते हैं? टॉयलेट आते हैं तो 10 रुपया लेते हैं, मतलब खुराकी भी नहीं ऊपर होता है। 100 रुपया पर आपको 10 रुपये, मतलब रेट हमको नहीं दिया। मतलब वहाँ पर जो बताया सोनू नाम का लड़का है, वो बस स्टैंड फ्री पे काम करते हैं? फ्री में काम कर रहे हैं, हाँ, पैसा वैसा कुछ नहीं हमको मिलता है, फ्री में काम कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊं कि इस तरफ मोटर भी है, ये एक रूम देख सकते हैं यहाँ पे रखा गया है, इसमें मोटर है, पाइप है, टैंक बनाया गया है, मगर पानी नहीं है। इनका ये कहना है कि यहाँ पे पानी नहीं है। पानी क्या लोग लाएंगे घरों से, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी पैसा इस पे लगाया गया है। ये आप हालत देख सकते हैं किस तरह की हालत है।
पुलडोडा में ये कम्प्लेक्स बनाया गया, वार्ड नंबर 1 का ये कम्प्लेक्स है, टॉयलेट कम्प्लेक्स। और इसकी कंडीशन आप देख लीजिए कि किस तरह की कंडीशन है। और बहानेबाजी ऐसी होती है कि यहाँ पे पानी नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं कि चिनाब, ये कितना बड़ा दरिया है, पानी की यहाँ पे किल्लत है। जरा सोचने वाली बात है कि यहाँ पे पानी की किल्लत हो सकती है। लेडीज के लिए बाथरूम बनाया गया है। कंडीशन आप देख लीजिए कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। म्युनिसिपैलिटी कहाँ पे है, कहाँ पे चेयरमैन है, कहाँ पे ईओ है। थे वहाँ पर पहले हम कुछ रहते थे, लॉकडाउन से पहले रहते थे, तो उस टाइम में हम जो है जम्मू का जो क्या नाम है उसका, जिसने आपको यहाँ पे रखा उसको आपने कभी नहीं बताया कि यहाँ पे पानी की दिक्कत आ रही है? सब दिन बताता हूँ, आज पानी का था, आज गिरेगा कल गिरेगा। जब ऑफिस में भी गए थे तो बोला कि गिरा देंगे, आज पानी कोई नहीं। आप लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे अक्सर बंद ही रहता है। बंद क्यों रखते हैं? बंद नहीं रखे हैं, लॉकडाउन से बंद था, हम घर गाँव चला गए थे ना। इनका कहना है कि कल भी बंद था, 5 बजे के बाद आप यहाँ पे आते हैं। 3 दिन से पानी नहीं है इसमें, तो हम उसे बैठ करके खोल देते हैं। मतलब जो थोड़ा बहुत पानी है तो हम उसको सफाई वफाई किए थे, पानी सब बहा करके जो है लास्ट में जो है काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है इसकी वजह से। अब मैं इसको बाहर भी आपको दिखाता चलूँ कि किस तरह की सिचुएशन बाहर की बनी हुई है, कितनी गंदगी है, लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। और लोगों के लिए बनाया गया था। डोडा में वो सोनू है कोई, उससे भी उसके भी हमने शिकायत बार बार की। वो बोलता है शाम को आऊँगा, सुबह आऊँगा, लेकिन आता नहीं है वो। सर एक बात मेरी आपसे अपील है मीडिया के माध्यम से, सर 10 रुपये कहीं भी पेशाब का या बाथरूम का कोई रेट नहीं है। और सर जब इनके पास आओ ये 10 रुपये मांगते हैं। मेरा अभी हम हमारे मीडिया के कर्मी गए थे अंदर, उनका भी यही कहना है कि जब मैं यहाँ पे पहुंचा मेरे को बताया गया कि 10 रुपये आप दे दीजिए। और लोगों का भी यही कहना है कि 10 रुपये यहाँ पे मांगे जाते हैं। और किसने इनको रेट दिया, किसने आपको बोला है कि आप 10 रुपये लीजिए? वो बस स्टैंड में है ना, सोनू नाम है लड़का, उसने बताया आपको वो 10 रुपया सबसे लेता है। वो भी बस स्टैंड में पूरा लेता है ना डोडा में। ये पैसा कहाँ जमा होता है जो आप यहाँ पे लेते हैं? जमा पहले मिलता था, डॉक्टर सुभाष नाम है कि क्या नाम है, वहाँ देता था। मतलब अभी पैसा उसको नहीं मिल रहा, लॉकडाउन से पैसा 1 रुपया नहीं मिल रहा उसका। तो ये जो आज का पैसा जमा करके तो 50-100 रुपया मिलता तो खुराकी में जाता है, उसमें कहाँ मिलेगा कहाँ चीज। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से ग्राउंड से आज हमें जमशेद मलिक रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह से पूरी कवायद जो है वो चलाई जा रही है। मुगल रोड को खोलने की बात कही गई थी, जिसकी वजह से आम जनता काफी खुश भी नजर आई थी, लेकिन आज आधिकारिक तौर पर पुष्टि जो है वो कर दी गई है कि मुगल रोड यहां नहीं खोला गया है। काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं जमशेद, देख लीजिए। वादी कश्मीर से खिताई पीर पंचाल को जोड़ने वाली मुगल शाहराह पर अगरचे पिछले कई महीने से पाबंदियां आयद की गई हैं, क्योंकि सिविल गाड़ियों को इस शाहराह पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उसके बावजूद अगर हम बात करें, सिर्फ सरकार की तरफ से इस रूट पर सिर्फ 1 वे वादी कश्मीर की तरफ से खिताई पीर पंचाल की तरफ मालबरदार गाड़ियों की आने की इजाज़त है, बाकी गाड़ियों को चलने की इस पर इजाज़त नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं मुगल शाहराह के चंदीमाड़ इलाके के आसपास, जहाँ कुछ टूरिस्ट भी हैं हमारे साथ। इनसे जानेंगे जो इस तरफ रुक कर रहे हैं। इस वक्त टूरिस्ट बंद होने की वजह से इनको कितनी मुश्किलात आ रही हैं। सर, मुगल शाहराह पर बंद होने के बाद आपको कितनी मुश्किलात आ रही हैं और आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है आपको? हम लोग राजौरी से हैं। बेसिकली यहाँ मुगल रोड में तो हम लोग आए थे, लेकिन बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कत है। गाड़ियों, सिविल गाड़ियाँ जो है ये लोग कम छोड़ रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि 12 महीने इस रोड को ओपन करना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट का बड़ा शौक़ होता है कि हम वैली के अंदर जाएं, घूमें और बाहर आएं और वैली के लोग जो हैं राजौरी पूंछ को देखें। ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। जिस तरह इस रोड पे सिविल गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, हालांकि हर बार ऐसा होता है कि 3 महीने या 4 माह ये रोड बंद रहती है बर्फबारी के बाद। इस बार कोविड-19 के चलते रोड ये बंद हुई थी, मगर अभी तक अगर ये बात कहें कि सारी रोडें खोल दी गई, इस रोड को पाबंदी लगाई गई, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है। सरकार को चाहिए इस रोड को बिल्कुल ओपन करना चाहिए, ताकि टूरिस्ट हमारा बाहर से आए, यहाँ से वैली की तरफ जाए, वैली के लोग जो हैं यहाँ आएँ और काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ बिज़नेस भी अच्छा चल सकता है। और जो लोग गाड़ी वाले हैं यहाँ खुश होकर यहाँ आते हैं, चंडीगढ़ तक या ऊपर दुबचियाँ तक, वहाँ से वापस हो जाते हैं। बड़े मतलब जलील होना पड़ता है लोगों को। यहाँ हमने भी देखा है कि काफ़ी लोग जम्मू से आए थे लेकिन वापस चले गए। वो यही थे कि सिविल गाड़ी को इजाज़त नहीं है। ये थे हमारे साथ एक टूरिस्ट जो मुगल शाहराह के रास्ते सफ़र कर कर वादी की तरफ जा रहे थे, मगर इनको जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस रूट पर गाड़ियाँ, सिविल गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं है। हालांकि ये शाहराह एक ऐसी शाहराह बन चुकी है जो कोविड-19 के चलने के बाद, अगर हम ये कहें कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में आने जाने की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मगर मुगल शाहराह एक ऐसी शाहराह है जिस पर आज भी चलने के लिए आपको डिविजनल कमिश्नर की इजाज़त ज़रूरी है। उसके बाद ही आप शाहराह पर
सफ़र कर सकते हैं। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, पुंछ। तो आपने देखा कि जमशेद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुगल रोड को खोला जाता तो लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता, क्योंकि एक तरफ से अगर रोड क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो मुगल रोड के सहारे से आप कश्मीर पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रोड जो है वो नहीं खोला गया है, तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आला अधिकारी जो है वो भी कहते हुए नजर आए हैं कि यहाँ पर जब लोग जम्मू से पहुंचते हैं उन्हें वापस लौटना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर प्रशासन को एक बार फिर से गौर करने की जरूरत थी, क्योंकि मुगल रोड को खोला जाना बहुत अहम है। चलिए रुक कर लेते हैं अब सांबा का, और सांबा में भी इस वक्त ऋषि खजूरिया मौजूद हैं, और ऋषि खजूरिया इस वक्त हमें क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। तो कल से एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, माई टाउन माई प्राइड, यानी जिस तरह से बैक टू विलेज का कार्यक्रम चलाया गया उसी की तर्ज पर आप ये कह सकते हैं कि अब शहरों में आला अधिकारी कल से रुक करेंगे, और ये प्रोग्राम 2 दिन तक चलेगा, यानी 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, और डोर स्टेप पर आकर एक बार फिर से जो शहर के लोग हैं उनकी दिक्कतों को सुना जाएगा। लेकिन क्या ये इनिशिएटिव कामयाब होगा और किस तरह की दिक्कतों को सुना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शहरों की बात करें तो जितने भी कॉर्पोरेटर्स या वार्ड मेंबर्स आप कहते हैं अलग अलग वार्ड्स के, तो उनकी एक ही डिमांड है कि अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। 2 साल का वक्त हो गया है म्युनिसिपल इलेक्शन को, लेकिन अभी तक फंड्स भी रिलीज नहीं किए जा रहे। तो किस तरह से ये प्रोग्राम कामयाब होगा, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। तो मेरे साथ यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी सांबा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बाकी जो वार्ड मेंबर्स हैं ये मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इन्हीं से जानूंगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है बड़े स्तर पर, जिस तरह से बैक टू विलेज का कार्यक्रम चलाया गया, यानी अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं अधिकारी, तो क्या लगता है कि कैसा ये इनिशिएटिव है और क्या लगता है कि ये कामयाब हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है म्युनिसिपल कमेटीज़ में। ऋषि जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं जो बात कर रहा हूं। पिछले 1.5-2 साल से जो हमारी म्युनिसिपल काउंसिल सांबा, पहले कमेटी थी, अब म्युनिसिपल काउंसिल सांबा हो गई है। इसी साल में इसका SRO निकला था। 2 साल से हम सारे के सारे जो पार्षद है वो सफ़र कर रहे थे, क्योंकि 2018 को जब डीलिमिटेशन हुई थी तो डीलिमिटेशन भी वो गलत तरीके से हुई थी, यानी कि वार्ड के हिसाब से और एरिया के हिसाब से और बॉर्डर के हिसाब से बिल्कुल गलत हुई थी। कई ऐसे वार्ड है जो 2-2, 3-3 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। कई ऐसे वार्ड है जिसमें 600 से 700 वोटर है, और कई ऐसे वार्ड है जिसमें 1200 वोटर है, 1300 वोटर है। और डीलिमिटेशन होने के बाद, कमेटी से काउंसिल होने के बाद जो हमारा जो फंड्स है वो 2011 जो सेंसस हुआ था उसी के निमित्त यहाँ पे आता था, चाहे वो IDNP हो, चाहे वो 14FC हो, और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा हो। और जो नए जो एरिया अभी हमारे साथ जो पंचायत के एरिया थे, जो पंचायतें थी, 3 पंचायतें हमारे साथ भी जुड़ी है, जैसे तुलाव मंडी होगी, सुंगाली मंडी होगी, और ऐसे ही कुछ एरिया जो कैली मंडी पंचायत थी वो भी हमारे साथ जुड़ी है। कुछ जो पुराने वार्डें हैं उन पुराने वार्डों के साथ भी नया एरिया जुड़ा है, जैसे दसाड़ा मंडी हो गया, वार्ड नंबर 11 होगी, वार्ड नंबर 10 होगी। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी म्युनिसिपल कमेटी से काउंसिल बनाई है, लेकिन 1.5-2 साल में जो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नाम मात्र की रही, क्योंकि जो हमें पैसा आ रहा है वो 2011 सेंसस के हिसाब से ही हमें आ रहा है। इसका ना हाँ, वो पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन जो पुरानी वार्डें थी उसी के हिसाब से हमें जो पैसा आ रहा है। इसके ही निमित्त चलते हमने, जैसे आपने देखा कि अभी विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 के जो कार्यक्रम है पंचायतों के अंदर करवाए गए, वो कहीं ना कहीं जो हमारी कमेटियाँ थी, काउंसिल थी, वो अधूरियाँ थी और डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रही थी। इसी के चलते जैसे हमारे पिछले महीने गवर्नर साहब से बैठक हुई थी, अपने मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे कुछ प्रेसिडेंट थे और कुछ पंचायतों के जो नुमाइंदे थे वो गए थे अपने श्रीनगर में। तो हमने उनके समक्ष एक बात रखी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हमने अवगत करवाया था कि हमारे जैसे आपने विलेज 1, विलेज 2 किया, विलेज 3 किया, उसी के आधार पर जो म्युनिसिपल कमेटी है, काउंसिल है, उनकी भी सुध ली जाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से पहली दफ़ा जो स्टेप लिया गया है, डोर जो लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स पूछने का लिए आ रहे हैं, हमारे जो भी VIP डिप्यूट किए गए हैं, तो जो हमारे 3 राउंड हो गए हैं इसके बैक टू विलेज के, तो उसी के पैटर्न पर जो हमारी जो म्युनिसिपल कमेटियाँ थी, काउंसिलें थी या कॉरपोरेशन थी, उसका अभी तक कोई भी किसी ने नहीं पूछा। वाकई में वार्ड्स जो हैं जिनकी हालत आज बद से बदतर है, क्या आने वाले दिनों में वार्ड्स की दशा सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, ये कल के प्रोग्राम में ही पता चल जाएगा। नहीं तो शायद उसी तरह से हो सकता है जिस तरह से बैक टू
चलिए तो जम्मू में आपको सीधा लिए चलेंगे हम बावे वाली माता के मंदिर में, क्योंकि नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी माता की आज पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन बावे वाली माता के मंदिर में जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी होती थी हर नवरात्रि के दिन, क्योंकि सारे श्रद्धालु जो है वो बावे वाली माता के मंदिर में पहुंचते थे, लेकिन यहाँ पर इक्का दुक्का श्रद्धालु जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आप तस्वीरें देखिए और उसके बाद देखिए कि लोगों का क्या कुछ कहना था और पंडित जी क्या कह रहे हैं। आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी नवरात्र है। आज के दिन 2 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 2 कन्याओं का पूजन विस्तार पूर्वक करें, पाद्य अर्घ्य के आचमन के साथ उनका पूजन कर उनको भोज्य पदार्थ दें और उनसे ऐसी कामना करें कि हमारे मनोरथ सिद्ध हो। विद्यार्थियों के लिए एक विशेष बात कहूँगा कि प्रत्येक नवरात्रों के दिनों में 21 या 51 आहुतियाँ जो हैं गायत्री मंत्र से दें, जिससे कि आपको विद्या में लाभ हो। ये भी आपको बताएं कि हर एक मंदिर के अंदर तिल धरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज आप देखिए कि वहां पर बिल्कुल वीरानी जो है वो छाई हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम देखें कि सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह से इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, एसओपीज का ख्याल पूरी तरह से रखा जा रहा है और मुकम्मल तरीके से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी एसओपीज का पालन करते हुए नजर आए। फिलहाल आप देखते रहिए प्रोग्राम।